दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने हुमायूं को पढ़ा था और इसी क्लास में हमने समझा था कि किस तरह से हुमायूं और शेर खां, जिसने बाद में शेर शाह की उपाधि धारण की थी, उनके बीच में दो युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1539 का चौसा का युद्ध और दूसरा होता है 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, जिसे हमने कहा था। तो ये दो युद्ध होते हैं। 1540 में बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर के हुमायूं यहाँ से सिंध भाग जाता है और इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर अपने आप को काबिज करता है शेर खां, जिसने बाद में शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से यहाँ पर सूरवंश स्थापित हो जाता है। इसके संस्थापक होते हैं शेर शाह सूरी। तो आज हमें इसी सूरवंश के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम शेर शाह सूरी और उसके सारे वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम शेर शाह सूरी के प्रशासन के बारे में और उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सूरवंश की स्थापना 1540 में हुई थी, जब हुमायूं बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर के भारत से सिंध प्रांत भाग गया था। इसके बाद 1540 में दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की थी शेर खां ने शेर शाह सूरी के नाम से। तो शेर शाह सूरी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके पहले ये देख लीजिए कि सूरवंश 1540 से लेकर के 1555 तक, यानी सिर्फ 15 सालों तक चला था। इसी 15 साल में शेर शाह सूरी और उसके वंशजों ने दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर शासन किया। इसके बाद सूरवंश समाप्त हो जाता है। 1555 में वापस हुमायूं सिंध से आता है और यहाँ पर दिल्ली में कब्जा करता है सरहिंद के युद्ध से 1555 में। तो फिर यहाँ वापस हुमायूं बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी में और यहाँ पर फिर से हुमायूं का शासन हो जाता है। इसके बाद हुमायूं 1556 में मर जाता है और उसके बाद अकबर जो होता है मुगल साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो देखिए, सूरवंश में सबसे पहले हमें पढ़ना है शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी, इसका जन्म हुआ था 1472 में, या कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि इसका जन्म हुआ था 1484 में। तो ये डिबेटफुल है, इसलिए आपसे पूछा नहीं जाएगा। 1472 या 1484 दोनों इसके जन्म तिथि मानी जाती हैं, जन्म के वर्ष माने जाते हैं। तो डिबेटफुल होने की वजह से ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो उनमें से एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा। लेकिन अगर आप आंसर जो थ्योरी फॉर्म में होता है पेपर, जब मेंस का पेपर आप लिखते हैं, वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। तो वहां पर आप ये बता सकते हैं डिटेल में कि इतिहासकार अलग अलग इसमें राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1472 में इसका जन्म हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि 1484 में इसका जन्म हुआ था। इसका वास्तविक नाम था फरीद खां। फरीद खां इसका वास्तविक नाम था। इसके पिता हसन खां बिहार के सासाराम का, यहाँ पर बिहार के सासाराम के एक गवर्नर थे या सूबेदार थे। यहाँ पर ये शासन कर रहे थे। इनके पिता ने 4 शादियां की थी और उनमें से कई सारे उनके संतान थी। कुछ पुत्र थे, कुछ पुत्रियां थी। जो इनकी चौथी पत्नी थी हसन खां की, उनको वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो जो उनके बच्चे थे वो उनको ज्यादा प्राथमिकता देते थे, प्रायोरिटी देते थे। लेकिन शेर शाह सूरी, जो इनकी पहली पत्नी थी हसन खां की, उनके पुत्र थे। तो इस वजह से शेर खां को बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिलता था। तब इसका नाम फरीद खां हुआ होता है। इसके पिता के साथ फरीद खां के बहुत अच्छे संबंध शुरुआत में नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो फरीद खां है वो भाग करके जौनपुर चला जाता है जब 20 साल का होता है। अपने भाइयों से और अपने पिता के व्यवहार से परेशान होकर के ये जौनपुर भाग जाता है और वहीं पर बहुत सारे गुरुओं से ये शिक्षा दीक्षा लेता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शेर शाह सूरी था या शेर खां था, उसने कहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट की थी? तो उसने जौनपुर में अपनी सारी शिक्षाएं ली थी। फिर ये जब
जब यहाँ जौनपुर में कुछ लोग देखते हैं, कुछ गुरु इसके थे जो देखते हैं कि शेर खां बहुत ज्यादा योग्य है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो फिर ये जा करके इसके पिता जो थे हसन खां उनसे सिफारिश करते हैं। इनके पिता से कहते हैं कि इनको वापस अपने साथ काम में रखिए, ये आपके सासाराम जो क्षेत्र है, साम्राज्य है, उसका विस्तार करेंगे और वहां पर शासन करने में आपका सहयोग करेंगे। तो फिर इसके बाद इनके पिता ने 1497 में इन्हें अपने यहाँ पर रख लिया और ये जो इनकी जागीर थी सासाराम, यहाँ सासाराम में ये अपने पिता के साथ सहयोग करने लगते हैं शासन में। इसके बाद 1497 में ये हुआ था जब ये वापस लौट करके सासाराम या बिहार आए थे और 1518 तक इसी तरह से ये सासाराम की सेवा करते रहते हैं, सासाराम में अपने पिता का सहयोग करते रहते हैं शासन चलाने में। इसके बाद फिर इनके साथ थोड़ी बहुत अनबन होती है और इनके भाइयों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि हसन खां सबसे ज्यादा महत्व देते थे अपनी चौथी रानी को और उनके पुत्रों को। तो फिर ये वापस भाग जाते हैं और यहाँ से जा करके ये बहार खां लोहानी, जो ये बहार खां लोहानी थे, ये दक्षिण बिहार के शासक थे। तो ये बहार खां लोहानी के यहाँ पर ही नौकरी करने लगते हैं, यहाँ दक्षिण बिहार में। तो ये दक्षिण बिहार में आकर के बहार खां लोहानी नाम के जो शासक थे उनके यहाँ नौकरी करते हैं कुछ दिन तक। ये उनके पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन करके, उनका सेवक बन करके उनके साथ रहता है। इसके बाद कुछ समय बाद जब ये बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है और शासक घोषित कर देता है। इसके बाद इसके जो कुछ दरबारी अमीर थे वो कहते हैं कि शेर खां की बुरी नजर है आपके साम्राज्य में, ये आपके साथ गद्दारी कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचा शेर खां के खिलाफ। इससे जब अवगत हुआ शेर खां तो यहाँ से फिर ये भाग जाता है बाबर के पास और बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। और इस तरह से शेर खां बाबर की सेना में अब तक शामिल हो चुका है। सबसे पहले वो जाता है बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करता है। बहार खां लोहानी ने ही इसे शेर खां की उपाधि दी थी, ये बात याद रखिएगा। इसका वास्तविक नाम था, मूल नाम था इसका फरीद खां। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी क्योंकि इसने बिना हथियार के, कुछ लोग कहते हैं कि बिना हथियार के और कुछ लोग कहते हैं कि तलवार की बस एक ही वार से इसने जो शेर था उसका सिर काट दिया था, शेर का वध किया था, इसलिए बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। फिर ये अब आ गया है बाबर के पास, बाबर की सेना में शामिल हो गया है। कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होती है, ये बाबर की सेना में बहुत लंबे समय तक काम करता है। जो 1528 का चंदेरी का युद्ध था, 1528 का जो चंदेरी का युद्ध था उसमें बाबर के साथ ही ये जाता है और वहां पर देखता है कि कैसे बाबर और जो मुगल हैं वो सैन्य नीतियां किस तरह की उनकी अपनाते हैं और किस तरह से युद्ध का संचालन करते हैं, कौन कौन से इनके पास हथियार हैं और कैसे कैसे इन हथियारों को चलाया जाता है, यूज किया जाता है। ये सारी चीजें ये चंदेरी के युद्ध में सीख लेता है। और इसी चंदेरी के युद्ध में इसने कहा था, यानी शेर खां ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं बड़ी ही सरलता से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। तो 1528-29 में चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर के टाइम पे, हमने पढ़ा था मेदिनी राय के साथ, उसमें ये यहाँ पर बाबर की सेना में शामिल होता है, सब कुछ देखता है और इसे समझ में आता है कि वास्तव में मुगल उतने ज्यादा साहसी या उतने ज्यादा मजबूत नहीं है जितना वो दिखावा करते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से मुगल जो है उन्हें हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। और इस काम में वो सफल भी हुआ। आगे चल करके 1540 में उसने हुमायूं को यहाँ से बाहर खदेड़ दिया था। अब देखिए यहाँ पर ये बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और एक नॉर्मल जो सैनिक होता है उसके तौर पर काम करने लगता है। अब इसके बाद कैसे ये दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, एक बहुत ही सामान्य सैनिक के पद से उठ करके ये दिल्ली का सुल्तान कैसे बनता है, ये पूरी कहानी अब हमें समझनी है। तो ये चंदेरी के युद्ध में
बाबर के साथ सहयोग करता है, बाबर की सेना में शामिल रहता है। उसके बाद वापस ये बहार खान लोहानी के पास आता है, क्योंकि बाबर जो था उसके जो कुछ सेनापति होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं, वो इसके खिलाफ बाबर को भड़का देते हैं और कहते हैं कि आपकी गद्दी पर शेर खां की बुरी नजर है और वो यहाँ पर हमारे साथ गद्दारी कर सकता है। तो फिर ये जो शेर खां होता है ये वापस भाग करके बहार खान लोहानी के पास आता है। बहार खान लोहानी वही दक्षिण बिहार के शासक जिनके यहाँ ये पहले नौकरी कर चुका था और फिर यहाँ से भाग करके बाबर की सेना में शामिल हुआ था। तो ये वापस आता है बहार खान लोहानी के पास। बहार खान लोहानी इन्हें फिर से अपनी नौकरी में रख लेते हैं और इन्हें काम सौंपते हैं, अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक बना देते हैं। अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षण करने का काम इन्हें सौंप देते हैं। कुछ समय बाद बहार खान लोहानी की डेथ हो जाती है और ये सही अवसर होता है शेर शाह सूरी के लिए कि वो दक्षिण बिहार की गद्दी को हथिया ले। तो अब क्या होता है, बहार खान लोहानी की डेथ हो जाती है और इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो शेर खां जो होता है वो इनकी विधवा जो होती हैं, दूदू बेगम उनका नाम था, नाम याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो दूदू बेगम से ये विवाह कर लेते हैं और इसके बाद दूदू बेगम इन्हें जो प्रमुख संरक्षक होता है जलाल खां का वो नियुक्त कर देती हैं। पहले ये एक नॉर्मल संरक्षक होता था, बाद में दूदू बेगम इन्हें कहती हैं कि अब प्रमुख संरक्षक जो होगा वो होगा शेर खां और शेर खां के संरक्षण में ही जलाल खां शासन करेंगे। लेकिन बाद में कुछ अमीर होते हैं, अफगान शासक होते हैं, वो ये बात समझते हैं कि पुत्र जलाल खां को यहाँ पर बहुत आशंका है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी या उनके साथ कुछ बुरा होगा। तो वो जलाल खां को समझाते हैं और ये सब लोग भाग जाते हैं बंगाल की तरफ। यानी यहाँ से जलाल खां भाग जाता है बंगाल की तरफ कि उसकी हत्या हो सकती है इस डर से। फिर जलाल खां बंगाल भाग जाता है इधर और यहाँ पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाता है शेर शाह सूरी का, यानी शेर खां का। अब तक ये शेर शाह सूरी नहीं बना था, इसने शेर खां नाम से ही यहाँ पर ये शासक बनता है और ये उपाधि धारण करता है हजरत ए आला की। तो यहाँ पर देखिए ये जो दक्षिण बिहार वाला रीजन है, दक्षिण बिहार का शासक ये बन जाता है शेर खां के नाम से और यहाँ ये उपाधि धारण करता है हजरत ए आला की। इसके बाद कुछ समय बाद 1530 में ही इसका भाग्य अच्छा होता है और चुनारगढ़ का जो किला था, कल हमने देखा था मिर्जापुर में, और वहां पर जो शासक थे ताज खां, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये जाता है जो इनकी विधवा होती हैं ताज खां की, इनका नाम था लाड बेगम, इनसे ये विवाह कर लेता है और इस तरह से ये चुनारगढ़ का भी शासक बन जाता है। तो अब तक ये चुनारगढ़ और दक्षिण बिहार का शासक बन गया है। चुनारगढ़ और दक्षिण बिहार का ये शासक बन गया है। कैसे? तो दो विधवाओं से विवाह करने के बाद ये यहाँ का शासक बन गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा था, देवरा का युद्ध, जहां पर इसने ये जो महमूद लोदी था उसका इसने साथ दिया था। इसके बाद इसके किले पर भी आक्रमण किया गया था हुमायूं के द्वारा और हुमायूं ने इससे संधि कर ली थी चुनारगढ़ के किले में और इसने अपने पुत्र कुतुब खां को 5000 सैनिकों के साथ इसकी सेवा में भेज दिया था। 5000 सैनिकों के साथ इसकी सेवा में भेज दिया था। इसने इसके साथ संधि कर ली थी। तो हुमायूं ने चुनारगढ़ का जो किला था वो इसी को सौंप करके वापस दिल्ली लौट गया था। अब बाद में फिर हुमायूं आएगा जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है। इसने बहुत सारी बीच में लड़ाइयां लड़ी और धीरे धीरे बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में पूरी तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया था। तब ये फिर से हुमायूं लौट करके आएगा और 1539 में इनके बीच में चौसा का युद्ध हुआ। इसके बाद 1540 में कन्नौज या बेलगाम का युद्ध हुआ। इसके बाद जो हुमायूं था यहाँ से भाग जाता है सिंध में
और ये दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद इसके कुछ शासक आते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और फिर इन शासकों में जो अंतिम शासक था उसके साथ हुमायूं का 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, और इस तरह से हुमायूं वापस लौट करके दिल्ली की सत्ता स्थापित कर लेता है, दिल्ली में अपने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने का काम करता है। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है, 1 वर्ष के अंदर अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है दुर्भाग्यवश। और फिर इसके बाद जो अकबर होता है, इसका पुत्र, उसने यहाँ की गद्दी संभाली थी। तो अब हमें सूर्यवंश के जो और शासक थे उनके बारे में पढ़ना है। फिर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इनके जो प्रशासन था और इनकी जो उपलब्धियां थी उनके बारे में। तो कल की क्लास में भी हमने समझा था कि जो हुमायूं था और शेर शाह सूरी था, इनके बीच में 1539 में चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो हुमायूं होता है वो मरते मरते बचता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जब गंगा नदी में पूरी तरह से पानी भर जाता है, उस समय शेर शाह सूरी अचानक से हुमायूं के ऊपर अटैक करता है। हुमायूं अपनी रक्षा करने के लिए तेजी से नदी में कूद जाता है। इसके बाद निजाम नाम का एक भिस्ती था, उसने हुमायूं की जान बचाई, और इसके बाद हुमायूं यहाँ से वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में शेर शाह सूरी इसका पीछा करते हुए आता है पूरी सेना के सहित, और रास्ते में कन्नौज या बेलग्राम नाम की जगह पर फिर से इनका 1540 में संघर्ष होता है, और इसके बाद इस संघर्ष में हुमायूं पराजित होता है और यहाँ से वो सरहिंद भाग जाता है। अब शेर शाह सूरी यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, दिल्ली का वो राजा बन जाता है। तो चौसा और बेलग्राम का युद्ध हम कल समझ चुके थे। जब ये जो शेर शाह सूरी होता है, जब ये दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, उसके बाद इसे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसे मजबूत बनाया, ये बात अब हमें समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले गख्खर प्रदेश एक होता है, यहाँ पेशावर में हमने पढ़ा कि जब 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ तो हुमायूं यहाँ पर सिंध भाग जाता है, और इस सिंध वाले रीजन में ही, क्षेत्र में ही ये छिपा रहता है। इसके बाद ये जो गख्खर प्रदेश होता है पेशावर का, ये सपोर्ट करते हैं हुमायूं का। इसी वजह से शेर शाह सूरी सबसे पहले इन्हें यहाँ पर मारने की या दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से सफल नहीं होता है। कुछ हद तक ये यहाँ पर हो रहे विद्रोहों को और यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहे थे हुमायूं को, उसको दबा देता है। इसके बाद ये वापस आता है और बंगाल में उसी समय विद्रोह हो जाता है, क्योंकि ये बंगाल वाला क्षेत्र छोड़ करके अब दिल्ली में आ चुका था, दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। इसके पहले ये बंगाल का ही शासक हुआ करता था, मेन तौर पर बंगाल और बिहार जो इसके क्षेत्र थे वहां का ये शासक होता था। तो जब ये दिल्ली आ जाता है और बाकी जगहों पर ये संघर्ष कर रहा होता है, उसी समय बंगाल में विद्रोह होता है, और इस बंगाल के विद्रोह को भी इसके द्वारा बड़ी आसानी से दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। फिर इसके अलावा मालवा जो होता है, मालवा के मल्लू खां जिनका नाम होता है कादिर खां, उनको भी इसने हराया। इसके अलावा ये 2 युद्ध हैं जिन्हें हमें मेन तौर पर याद रखना है, प्रमुख तौर पर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और इसके समय के सबसे बड़े युद्ध यही माने जाते हैं हुमायूं के बाद। इसने ये बात समझ ली थी कि मुगलों को पराजित करने के बाद अगर हमारे लिए भारत में या हिंदुस्तान में कोई चुनौती बची है तो वो है राजपूत, और राजपूतों से संघर्ष करके उन्हें दबाना यहाँ पर इसके लिए बहुत जरूरी था। तो इसने रायसीन का युद्ध किया 1543 में। यहाँ के राजा थे पूरनमल के साथ इसने युद्ध किया, और इसके बाद यहाँ पर इसने विजय हासिल की थी। पर इसमें इसने बहुत बड़ा छल किया था इनके साथ। एक कहानी है, कहा जाता है कि ये पूरनमल के किला जो था उसके बाहर जाकर के घेरा डाल देता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक अंदर जाने का प्रयास करने के बावजूद ये अंदर नहीं घुस पाता है किले के। और जो पूरनमल होते हैं उनकी रानियां होती हैं, और इनकी जो सेना होती है वो किले के अंदर होती है। जब इसे लगता है कि हम किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो ये एक संदेश भिजवाता है पूरनमल के पास कि हम आपके साथ संधि करने के लिए तैयार हैं, आप किला छोड़ दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से चले जाइए, हम आपकी हत्या नहीं करेंगे, हम आपको मारेंगे नहीं, संधि कर लेते हैं और आप हमें ये किला सौंप करके चले जाइए।
जो रायसीन का किला था। तो पूरनमल इनकी बातों में बहुत समय तक विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आखिर में फिर इनको लगता है कि शायद शेरशाह सूरी सही कह रहा होगा, तो ये बाहर आते हैं। बाहर आकर के इनके साथ संधि होती है। ये कैंप लगा करके एक जगह पर रुके हुए होते हैं, क्योंकि इन्हें किला छोड़ करके जाना होता है। इसके बाद शेरशाह सूरी जो होता है वो अपना जो वादा होता है उसको तोड़ देता है और इनकी सबकी हत्या करने का प्रयास करता है। तो जब इन लोगों को पता चलता है कि शेरशाह सूरी ने हमारे साथ छल किया है, तो ये अपनी रानियों की या अपने यहाँ की जो स्त्रियां थी उनकी हत्या कर देते हैं, या उनको कहते हैं कि जौहर कर लो। जो भी हुआ था इसके बारे में डिबेट होती है, इसके बारे में अभी कंफ्यूजन है कि क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर अपनी स्त्रियों को मार करके ये खुद भी मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा। और इस तरह से शेरशाह सूरी यहाँ पर रायसीन के किले में 1543 में कब्जा कर लेता है। और ये भी कहा जाता है कि इसके अलावा यहाँ पर जो इसका बेटा था कुतुब खां, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हुमायूं को कुतुब खां को इसने सौंप दिया था। कुतुब खां यहीं पर मौजूद होता है जब शेरशाह सूरी पूरनमल के साथ वो संधि करता है और कहता है कि हम आपको मारेंगे नहीं, तो ये वहीं पर मौजूद होता है। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी था उसने कुरान की कसम खाई थी कि हम आपके साथ छल नहीं करेंगे, हम आपकी हत्या नहीं करेंगे। तो जब कुतुब खां देखता है कि शेरशाह सूरी अपने वादे को नहीं निभाता है, उसने कुरान की झूठी कसम खाई थी, तो इसे इतनी आत्मग्लानि होती है कि ये अपनी जान दे देता है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से रायसीन के किले को जो शेरशाह सूरी होता है उसने जीत लिया। और इसके बाद एक किला और होता है मारवाड़ का। तो मारवाड़ की एक जगह होती है जोधपुर, वहां के शासक होते हैं राजा मालदेव। राजा मालदेव के साथ भी इसका 1544 में संघर्ष होता है, ये वहां पर अटैक करता है। इसमें भी कहा जाता है कि इसने छल से इसको जीता था, क्योंकि बहुत जो राजपूत होते थे उनकी कीर्ति और उनके साहस के बारे में इसने सुन रखा था। इसे पता था कि हम युद्ध करके इनसे नहीं जीत सकते हैं, तो इसने छल किया था। इसने एक लेटर लिखवाया था, खुद ही एक लेटर लिखवाया इनके सूबेदारों की तरफ से, सूबेदारों के नाम से एक लेटर लिखवाया जिसमें लिखा था कि हम सारे सूबेदार जब इसके साथ शेरशाह सूरी का युद्ध होगा तो इसका साथ नहीं देंगे, यानी जो ये जोधपुर का राजा था मालदेव, इसका साथ नहीं देंगे, हम इसके साथ विद्रोह करेंगे और इस तरह से इसकी इसमें पराजय हो जाएगी। और फिर ये लेटर भिजवा देता है मालदेव के पास। मालदेव को इनके ऊपर शक होता है, जो इसके सूबेदार होते हैं, तो ये इसके साथ संघर्ष नहीं करता है। लेकिन दो सूबेदार होते हैं जैता और कुंपा, ये दोनों अपनी राजभक्ति साबित करने के लिए, देश प्रेम साबित करने के लिए शेरशाह सूरी से संघर्ष करते हैं और आखिर में ये दोनों मारे जाते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक और बहुत हद तक इन्होंने शेरशाह सूरी को परेशान किया था। इन्हें लगभग शेरशाह सूरी को इन्होंने पराजित कर दिया था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने जब जैता और कुंपा नाम के सूबेदारों की बहादुरी देखी, इनकी हिम्मत देखी, तो उसके बाद इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान साम्राज्य को प्रायः खो चुका था। यानी इसे भी एक समय ये लगने लगा था कि जैता और कुंपा इसे पराजित कर देंगे, लेकिन बाद में फाइनली ये युद्ध जीत जाता है और इस तरह से मारवाड़ पर भी इसका कब्जा हो जाता है। लेकिन बाद में 1 साल बाद ये मारवाड़ फिर से स्वतंत्र हो जाता है, यहाँ पर विद्रोह होता है और यहाँ से इसकी सत्ता खत्म हो जाती है। इसके बाद ये आगे बढ़ता है 1545 में कालिंजर, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है, वहां पर 1545 में ये अटैक करता है। वहां के राजा होते हैं कीरत सिंह। कीरत सिंह के साथ जब इसका युद्ध चल रहा होता है तो इनका भी जो किला होता है वो बहुत मजबूत होता है, यानी कीरत सिंह का जो कालिंजर का किला होता है वो बहुत मजबूत होता है। इस पर बार बार इसके द्वारा तोप छुड़वाई जाती है, तोप के गोले दागे जाते हैं ताकि किला जो है वो टूट जाए और इनकी सेना और ये अंदर प्रवेश कर पाए किले के। तो इसी क्रम में एक जो गोला होता है इनके किले से जाकर के टकराता है। मान लीजिए ये किला है, यहाँ पर शेरशाह सूरी अपनी सेना के साथ बैठा हुआ है, तो एक जो तोप का गोला होता है वो यहाँ टकराता है और टकरा करके वापस यहाँ पर आ करके गिरता है।
तो यहाँ आग लग जाती है और जो भी सैनिक बैठे रहते हैं और यहीं पर शेरशाह सूरी बैठा रहता है, वो सब यहाँ पर जल करके मर जाते हैं। तो 1545 में उक्का नाम का ये अग्नि अस्त्र था, यानी उक्का नाम की एक तोप थी जिसका गोला कालिंजर के किले से जाकर के टकराता है और वापस आकर के इसी की वजह से शेरशाह सूरी और उनकी बहुत सारी सेना मर जाती है। और लेकिन बाद में शेरशाह सूरी जब यहाँ पर घायल होता है, इसकी जो डेथ होती है वो नहीं होती है, तब तक कालिंजर के किले पर इसकी सेना पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। आकर के इसको बताया जाता है कि हम कालिंजर को विजित कर चुके हैं, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम होता है आदिल खां, ये इसका बड़ा बेटा होता है, और दूसरे का नाम होता है जलाल खां। जलाल खां जो होता है वो इसका छोटा बेटा होता है, और ये चाहता था कि आदिल खां जो इसका बड़ा बेटा है वो सुल्तान बने, राजा बने, लेकिन बहुत सारे अमीर जो थे यहाँ पर और इनके सूबेदार थे, वो चाहते थे कि जलाल खां यहाँ पर सुल्तान बन जाए या दिल्ली का शासक बने। तो इनके प्रयासों से जलाल खां ही यहाँ का सुल्तान बन जाता है और इस्लाम शाह नाम से 1545 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह होते हैं, प्रांतों में सूबेदारों के द्वारा बहुत सारे विद्रोह होते हैं। ये सभी को बहुत कट्टरता से, बहुत क्रूरता के साथ दबा देता है, और कहा जाता है कि इसने इतनी क्रूरता बरती थी इन विद्रोहों को दबाने में कि ये कहा कि जो प्रांत थे उनके जो सूबेदार हुआ करते थे वो इनके जूतों को भी सलाम करते थे। इतना ज्यादा इसने यहाँ पर क्रूरता दिखाई थी इन विद्रोहों को दबाने में। फिर इसके बाद बीमारी की वजह से 1553 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद इसका जो 12 वर्ष का एक बेटा होता है फिरोज शाह, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन इस फिरोज शाह के मामा के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये शासक बनता है उसके 3 दिन के भीतर जो मुबारिज खान होता है इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और मुबारिज खान आदिल शाह के नाम से यहाँ पर शासक बन जाता है दिल्ली का। बाद में दिल्ली में विद्रोह होते हैं, और ये जो मुबारिज खान होता है या आदिल शाह होता है ये बंगाल और बिहार की तरफ भाग जाता है, और यहाँ पर जो सूर साम्राज्य होता है वो 5 भागों में विभाजित हो जाता है, 5 गुटों में बट जाता है। लेकिन इनमें सबसे जो शक्तिशाली गुट थे, एक तो यह आदिल शाह था जो बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में शासन करने लग जाता है दिल्ली के विद्रोह के बाद भाग करके, और एक यहाँ पर पंजाब में एक सूबेदार था जिसे हम कह रहे थे सिकंदर शाह, या इसी को सिकंदर सूरी कहा जाता है। तो ये सिकंदर सूरी जब ये बंगाल भाग जाता है आदिल शाह यहाँ आकर के कब्जा कर लेता है, और अंत में दिल्ली का शासक सिकंदर शाह या सिकंदर सूरी बन जाता है। फिर हमने कल की क्लास में भी देखा था कि 1555 में हुमायूं वापस लौट करके आता है, सरहिंद का युद्ध होता है सिकंदर शाह या सिकंदर सूरी जो होता है और हुमायूं के बीच में। हुमायूं इसमें विजयी होता है और वो फिर से मुगल सत्ता पर काबिज हो जाता है, या ये जो दिल्ली की सत्ता थी ये फिर से हुमायूं के पास आ जाती है। इसके बाद 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। दीन पनाह नाम की जो पुस्तकालय होती है वहां से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद अकबर यहाँ का शासक बनता है। तो कल की क्लास में हमें समझना है ये जो शेरशाह सूरी था इसके प्रशासन के बारे में। आज हमने शेरशाह सूरी और सूर्यवंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में समझ लिया है। कल हम इनका प्रशासन समझेंगे और इसके बाद हम करेंगे अकबर को।